नमस्कार दोस्तों, RBVP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में बताया था और उसके 6 स्थितियों में जो रे डायग्राम बनते हैं वो भी बता दिए थे। वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, आकार से बड़ा है कि छोटा है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। इससे आगे सेकंड नंबर आता है बेटा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु स्थित होती है तो समतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर बनाया जाता है जितनी दूर दर्पण से आगे वस्तु उपस्थित होती है। अब कैसे बनाया जाता है इसको मैं आपको यहाँ बेटा बना के बता देते हैं। ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। ये रहा इसका मुख्य अक्ष। अब आप कहेंगे सर ध्रुव यहाँ है, जब ये मुख्य अक्ष ये मानोगे तो ध्रुव यही मानना पड़ेगा। सर हम यहाँ ऊपर कर लें तो ये हो जाएगा, इसमें कोई वक्रता केंद्र है नहीं क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अनंत है। इसके सामने यहाँ कोई भी वस्तु उपस्थित है, यहाँ मान के चलिए ये वस्तु ए बी रखी हुई है। क्या बताया था आपको हमने कि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के एक ही बिंदु से कम कितनी किरणें आपतित करानी चाहिए, 2, ठीक है ना, सही है। आप एक तो ये तरीका है कि अभिलंबित किरण जा रही है, परावर्तन के बाद अभिलंबित ही वापस लौट जाएगी, पीछे ऐसे बढ़ा दो। दूसरी ये यहां से आपतित कराएंगे तो ये आपतन कोण बनेगा और दूसरा बनेगा बेटा इधर परावर्तित होकर इधर ही जाएगी ना, ये बनेगा परावर्तन कोण। ये आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है। ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये प्रकाश की किरण जो B से P की ओर आ रही थी परावर्तन के बाद ऐसे निकल जाएगी। अब आप खुद देख रहे हो ये किरणें दोनों कहीं भी इधर दर्पण के सामने नहीं मिलेंगी। तो अगर हम इस वाली किरण को भी पीछे बढ़ा दें तो ये दोनों परावर्तित किरणें हमको यहां मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसका मतलब दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है। और आप देख रहे हैं ये लाइन समांतर है, जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी। अर्थात दर्पण के जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह वस्तु के समान आकार का ही होता है। कल मैंने आपको बताया था बेटा m बराबर HI/HO है ना। इससे आप देख रहे हैं अगर वस्तु की ऊंचाई हम h मान लें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी मिलेगी, हमको h ही मिलेगी। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के बेटा, +1 आ रही है। कितनी आ रही है निकल के, +1। और दूसरा सूत्र भी कल मैंने आपको पढ़ाया था, m बराबर आता है -v/u। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लें थोड़ी देर के लिए x1 और यहाँ से यहाँ तक के लिए मान लें थोड़ी देर के लिए x2, तो जरा आप देखेंगे कि v की वैल्यू तो लगाएंगे हम लोग +x2, कितना लगाएंगे, +x2, और u की वैल्यू कितनी लगा देंगे, -x1। माइनस से माइनस कटेगा, m बराबर कितना आएगा, x2/x1। और बेटा m की वैल्यू कितनी है, +1, x2/x1। तो यानी x2 और x1 के मान कैसे आ जाएंगे, हमारे बराबर आ जाएंगे। तभी हम कहते हैं कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का सदैव सीधा आभासी प्रतिबिंब उसी आकार का बनाया जाता है जिस आकार की वस्तु उपस्थित होती है। हाँ, हम लोग जो देखते हैं सुबह
दर्पण वो कौन सा है? समतल दर्पण है। उसमें अपना जितना चेहरा होता है उतना ही हमको दिखाई दे जाता है। अगर आपको लग रहा हो कि सर ये किरण, तो आप दूसरी किरण भी ले सकते हैं। यहीं से मान लें हम इस किरण को आपतित कर दें तो इसका अभिलंब बेटा यहाँ बनेगा, तो ये आपतन कोण होगा। तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? ऐसे ही तो निकल के जाएगी, और पीछे मिलाएंगे इसको तो कहाँ मिलेगी? उसी जगह मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मैंने क्या बताया था, कम से कम कितनी किरणें लेनी चाहिए हमको? कम से कम बेटा 2 किरणें लेनी चाहिए। ये मैंने तीसरी भी दिखा दी। अगर कोई कहे नहीं सर ऐसे नहीं, तो बेटा ऐसे बना देना, फिर इस वाली किरण को मत दर्शाना। ऐसे भी बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे जैसे वस्तु है वो दर्पण से दूर जाएगी, वैसे वैसे प्रतिबिंब भी पीछे हटता चला जाएगा। पहले वाला मैंने खींचा था वो भी सही है, और ये वाला आपको मैंने बताया है ये वाला भी सही है। यहाँ पर ये बेटा देखो आपतन कोण का मान है वो भी परावर्तन कोण के मान के बराबर है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये आपतन कोण और ये आपतन कोण बराबर होंगे ना, ये तो आपको दिख भी रहे हैं, ये ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो ये आता है समतल दर्पण के लिए। और इतना सुनेंगे बेटा, जो समतल दर्पण है उसके लिए ही रेखीय आवर्धन का मान प्लस का 1 होता है। अवतल दर्पण के लिए 1 तो होता है, लेकिन वो होता है माइनस का, ठीक। और उत्तल दर्पण के लिए जो m निकल के आता है वो प्लस का होता है, लेकिन 1 से कम। तो जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? m की वैल्यू +1 से कम आती है। वो किसके लिए आती है? उत्तल दर्पण के लिए। तो अभी आपको बताते हैं क्यों आती है। तो आपने कल अवतल दर्पण के पढ़ लिए थे, अभी मैंने आपको समतल का पढ़ा दिया। इससे आगे बेटा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें 2 स्थितियां हैं। एक बार तो वस्तु कहाँ रखी होगी? अनंत पर, और एक बार कहाँ रखी होगी? दर्पण के सामने। क्यों? क्योंकि उस उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, फोकस, ये सब कहाँ होते हैं? दर्पण के पीछे होते हैं। ये तो C है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बेटा? F, और ये क्या है? P है। तो एक बार तो वस्तु रखी होगी अनंत पर, और दूसरी बार कहाँ रखी होगी? दर्पण के सामने, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ए नंबर में हेडिंग डाल दिया, जब वस्तु दर्पण के सामने उपस्थित है। उपस्थित है यानी एक इसमें प्रतिबिंब की 2 ही कंडीशन मिलेंगी बेटा। एक तो अनंत पे मिलेगा और एक मिलेगा ध्रुव से अनंत के बीच में कहीं भी रखा होगा, ठीक है ना। यही मिलेंगे 2। तो आप देखेंगे रे डायग्राम कैसे खींचेंगे अपन। ये वस्तु रखी हुई है AB, यहां से एक प्रकाश की किरण जाएगी, वो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अपन सभी जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो कहां जाएगी? फोकस की ओर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो क्या होगा? ये परावर्तन के बाद ऐसे जाएगी कि मान के चलो ये फोकस पर यहां मिल रही हो, ऐसे करके निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। परावर्तन के बाद आप इस बिंदु M से अगर यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो ये बेटा अभिलंब बनेगा। C से लेके M अभिलंब होगा, और अभिलंब होगा तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। वही नियम है कि फोकस की ओर आ रही है, परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ चली जाएगी? इस प्रकार से परावर्तित होगी कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस पर पहुंच रही है। अब दूसरी किरण यहां से लेते हैं,
सी की ओर ले लो तो भी ठीक है, सी पे आएगी, सी पर ही वापस लौट जाएगी। देखेंगे जरा, यानी ये प्रकाश की किरण सी की सीध में आ रही है और यहाँ सी एन बनेगा, वो क्या बनेगा बेटा, अभिलंब। और अभिलंब पर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब पर ही वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण बिंदु बी से सी की ओर जा रही थी, तो ये परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी। ये किरण नंबर 1 है जो परावर्तन के बाद इधर जा रही है, और ये वाली किरण नंबर 2 है जो परावर्तन के बाद पीछे लौट रही है। आप देख रहे होंगे ये किरणें पीछे कहीं भी मिलेंगी नहीं, ना तो मिलेंगी ना मिलती हुई प्रतीत होंगी। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं यहाँ पर। इसका मतलब उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के मध्य बनाया जाता है, जो कैसा है, वस्तु के जैसा सीधा ही है, लेकिन इसका आकार वस्तु की तुलना में बहुत छोटा है। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो m बराबर HI/HO मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो इसमें HI की वैल्यू भी पॉजिटिव है और HO की वैल्यू भी पॉजिटिव है। लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है कि जो HI का मान है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, उसका मान वस्तु की ऊंचाई से कम है। इसीलिए उत्तल दर्पण के लिए m की जो वैल्यू आती है वो धनात्मक आती है, धनात्मक 1 से कम आती है। यानी पॉजिटिव में तो होगी लेकिन 1 से कम, समझ रहे हैं ना। यानी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है वो सदैव वस्तु से छोटा ही बनाया जाता है। इसीलिए इसका उपयोग वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में करते हैं। जब मैं आपको दर्पणों के उपयोग पढ़ाऊंगा अभी, जब आपको ये भी बात हम बता देंगे, ठीक। एक रे डायग्राम तो ये बनता है, और दूसरा बनता है वो है आपका जब वस्तु कहाँ उपस्थित है बेटा, अनंत पर उपस्थित है, अनंत पर उपस्थित है या स्थित है। अनंत पर स्थित है, उसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं। वो मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकती हैं और मुख्य अक्ष के साथ किसी कोण पर भी हो सकती हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो मैं यहाँ बना के आपको बता देता हूँ। अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। ये C है, ये F है और ये P है। एक प्रकाश की किरण को C से आपतित मान लो, चलो F से ही मान लेते हैं। ठीक, F तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी बेटा, ये मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के बाद कहाँ मिलेंगी, फोकस की ओर मिलेंगी। और कैसी जाएंगी, इस तरीके से चली जाएगी वापस लौट कर, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ मिलती हुई प्रतीत होगी, फोकस पर। अब दूसरी जो किरण ने, अगर हम इसी के समांतर लें, यहाँ किरण नंबर 1 और ये किरण नंबर 2, क्यों, अनंत से जो किरणें आ रही हैं वो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हैं, ठीक है ना। तो ये वाली किरण भी परावर्तन के बाद इसी प्रकार से जाएगी, इसके कि फोकस की ओर मिलती हुई
प्रतीत हो, कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो? फोकस की ओर। ये दोनों किरणें आगे कहीं नहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी, यहाँ पर। इसीलिए उत्तल दर्पण के सामने जो भी अनंत पर वस्तु स्थित होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया जाएगा? फोकस पर बनाया जाएगा। तो आप ये देख लें कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और अगर सामने कहीं भी उपस्थित होगी तो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है ना। और जब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा तो आप ये ऐसे देखेंगे कि जैसे जैसे हम अनंत से दर्पण के ध्रुव की ओर आते हैं तो प्रतिबिंब फोकस से ध्रुव की ओर विस्थापित होता चला जाता है, ठीक है ना। तो 1 नंबर में कोई भी रे डायग्राम आपसे खिंचवा सकते हैं, ऐसा आपको खींच करके बताना है, ठीक। समतल दर्पण का बता दिया बेटा मैंने, अवतल दर्पण का बता दिया और उत्तल दर्पण का बता दिया। अभी तक आपको जो मैंने रे डायग्राम बताए हैं उनमें आपने ये देखा है कि उत्तल दर्पण द्वारा और समतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाया गया है, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट है, उसको भी आप सुनेंगे। क्या है नोट पॉइंट? जब उत्तल दर्पण अथवा समतल दर्पण पर अभिसारी किरणें डाली जाती हैं तो इन दर्पणों के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। अभिसारी और अपसारी किरणें कौन सी होती हैं? 1 मिनट में आप सीख लेंगे। जो प्रकाश किरणें एक ही बिंदु की ओर आ रही होंगी, मिल रही होंगी, इनको तो कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? अभिसारी किरणें, कन्वर्जिज रेज, अभिसारी किरणें, कन्वर्जिज रेज। और एक ही बिंदु से जो दूर की ओर जा रही होती हैं उनको हम कहते हैं अपसारी किरणें। डाइवर्जिस रेज, ये कन्वर्जिस हैं और इनको कहते हैं डाइवर्जिस। यानी एक ही बिंदु पर आकर के मिलने वाली प्रकाश की किरणें अभिसारी किरणें होती हैं और एक ही बिंदु से निकल करके दूर जाने वाली, दूर दूर होने वाली प्रकाश की किरणें अपसारी किरणें कहलाती हैं। तो कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि नोट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि क्या यह संभव है कि समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। बिल्कुल आप कहेंगे यस संभव है। कैसे संभव है जरा मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये बिंदु O की ओर अभिसरित हो रही हैं, यानी बिंदु O पर कन्वर्जिस हो रही हैं। यानी अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, बिंदु O पर पहुंच रही हैं। इनके बीच में, इनके मार्ग में समतल दर्पण लगा दीजिए आप। ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष। अब किरण नंबर 1 और किरण नंबर 2 जो पहले बिंदु O की ओर अभिसरित हो रही थी, अब वो बिंदु O पर नहीं पहुंचेंगी, केवल पहुंचती हुई प्रतीत होंगी। ये आप निश्चित रूप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब जब नहीं पहुंचेंगी तो कहां जाएंगी बेटा? ये तो हो गया इसका अविलंब और ये इसका अविलंब हो गया ना। तो आपतन कोण ये बनेगा और इसके लिए आपतन कोण ये बनेगा। तो ये परावर्तन के बाद उतने ही कोण पे पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी? ये वाली तो आ जाएगी परावर्तन के बाद यहां, और ये आ जाएगी बेटा यहां। किरण नंबर 1 परावर्तित होकर के O' पे पहुंचेगी और किरण नंबर 2 भी है वो परावर्तित होकर के O' पर ही पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यहाँ भी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अब आपकी परिभाषा के अनुसार ये सही है कि दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो विशेष कंडीशन है, आप देख रहे हैं कि जब समतल दर्पण पर अभिसारी किरणें आपतित की जाती हैं तो दर्पण के परावर्तन के बाद वो किरणें
मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती हैं जहां बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इस प्रतिबिंब के लिए ये वस्तु होगी बेटा। तो ये वस्तु कैसी है? काल्पनिक। तो समझ गए ना, काल्पनिक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के द्वारा? कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही मैं आपको उत्तल दर्पण के लिए बता रहा हूं कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो बिंदु O पर अभिसरित हो रही हैं। कहाँ अभिसरित हो रही हैं? बिंदु O पर। अब इनके बीच में मैंने पहले क्या रखा था? समतल दर्पण। अब क्या रख देता हूं बेटा? उत्तल दर्पण रख दिया मैंने। क्या रख दिया? उत्तल दर्पण रख दिया। ठीक है ना? जब उत्तल दर्पण रखेंगे तो आप देख रहे हैं किरण नंबर 1 और किरण नंबर 2 अभी आपकी बिंदु O पर पहुंच रही है, लेकिन जब दर्पण रख जाएगा तो बिंदु O पर नहीं पहुंचेंगी। क्यों? दर्पण इन किरणों को क्या कर देगा? परावर्तित करेगा। तो इसकी मुख्य अक्ष खींच लें, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। और ये मुख्य अक्ष है तो अब क्या होगा? इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा ना C, ये कहीं यहाँ होगा C। अब देखिए जरा, C से लेकर के जब हम अविलंब खींचेंगे तो आपतन कोण बनेगा आपतित कोण और विलंब के बीच का। तो ऐसे करके देखो, मैं डॉटेड मिला के दिखा रहा हूं आपको, आप देखेंगे। सी थोड़ा यहां ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपतन कोण है। जब ये आपतन कोण है तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के इधर ही आएगी कहीं, ऐसे ही यहां से आएंगे, उसके लिए ये अभिलंब बनेगा। तो ये आपतन कोण बनेगा। तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के कहाँ आएगी? बिंदु O डैश पे आएगी। कहाँ आएगी? O डैश पर। यानी किरण नंबर 1 परावर्तित होकर के O डैश पे आ जाएगी, किरण नंबर 2 भी परावर्तित होकर के O डैश पर ही पहुंचेगी। इतना जरूर है, समतल दर्पण में यहां से बिंदु P से जितनी पीछे O है उतनी आगे O डैश होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये कम दूरी पर होगा और ये अधिक दूरी पर होता है। तो आप देख रहे हैं, देखो 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं, वहाँ ये सब बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि बोर्ड परीक्षा में आपसे ये कोई नहीं पूछे, लेकिन प्रैक्टिकल जब होता है, जब गुरुजी जब पूछ सकते हैं, वो पूछ भी लिया है कई बार, तो आप कह देंगे कि जब उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण पर अभिसारी किरणें आपतित की जाती हैं तो दर्पण द्वारा इनका वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है ना? अब आगे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, दर्पण समीकरण, यानी दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। एक उस दिन करा दिया था F बराबर R/2 वाला, और दूसरा आज करा देते हैं। ये डेरिवेशन है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आप हेडिंग डाल देंगे दर्पण समीकरण, अथवा दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। क्या हेडिंग डालेंगे आप? दर्पण समीकरण या दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। ठीक है ना? तो हम अवतल दर्पण से करा देते हैं। और अवतल दर्पण में जो मैंने आपको वस्तु C से परे लिया था, उस वाले किरण आरेख को खींच करके इसको बता देते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो किरण आरेख मैंने खींचा है उसी से आपको करना है, लेकिन अपने यहाँ बोर्ड में ये छूट है, केवल इतनी हेडिंग आती है तो हम अपने मन से जो भी चित्र बना कर, जो भी किरण आरेख खींच करके कर सकते हैं, उसी से कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम रे डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। कौन सा वाला? जब वस्तु C से परे उपस्थित है। आप देख लेंगे, ये P हो गया, ये C है, और इन दोनों के बीच में यहाँ बेटा F हो जाएगा। C और F के बीच में बना लेंगे जब भी डेरिवेशन होगा, वो तो होना ही है। ये वस्तु रखी है C से परे, कौन सी है? AB। ठीक, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कौन होता है? U होता है। तो यहां से प्रकाश की किरण चलेगी बेटा मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? F से होकर गुजरेगी, आ जाएगा इधर। ठीक है ना? और दूसरे के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कहां से खींचेंगे? P से खींचेंगे, और परावर्तन सही से खींचो इसको, और परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी बेटा? ये आपकी
यहीं से गुजर जाएगी। इसको F को यहाँ लिख देते हैं। ये आपतन कोण होगा उतना ही ये परावर्तन कोण होगा, ये यहाँ काट जाएगी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। इसे डाल देते हैं A डैश और B डैश। ठीक, ये बिंदु हमारा M है और यहाँ से हम M से एक अभिलंब खींच लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु डाल दिया मैंने N। आप रेडायग्राम बनाते समय ध्यान देंगे, इस किरण को तो कैसे ही खींच लो, कोई दिक्कत है ही नहीं, आ जाती है ये तो। और ये आपतन कोण है, उतना ही हम यहाँ पर परावर्तन कोण बनाएंगे। ये आपको थोड़ा कम सा दिख रहा है, लेकिन बेटा उतना ही बनेगा, कम नहीं बनेगा, उतना ही होना चाहिए। ठीक है ना, लो दिखने लगा। ठीक, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है बेटा? U। इसको मैं यहाँ दर्शा देता हूँ नीचे। और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी? V। तो इसे हम यहाँ दर्शा देते हैं। ठीक है ना। और फोकस तक की दूरी क्या होगी? F। इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ये सभी दूरियां कहाँ से मापी गई हैं? दर्पण के ध्रुव से, यानी बिंदु P से, N से नहीं नापी गई हैं। ऐसे करके तो आप रेडायग्राम बना लेंगे। अब क्या कहना है, जो यहाँ भाषा लिखनी है उसको मैं बोल देता हूँ। बोर्ड पर लिख तो नहीं रहा, लेकिन मैं बोल के सुना देता हूँ, धीमे धीमे बोलूँगा, आप लिख भी लेंगे उसको। माना एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने ध्रुव से स्मॉल u दूरी पर वस्तु AB उपस्थित है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण द्वारा ध्रुव से V दूरी पर बनाया जाता है। यदि इस दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है तो U, V तथा F में संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। अब हम संबंध स्थापित करेंगे, यहां तक की भाषा तो आप लिख लेंगे। तो करना क्या है, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, हम 2 बार समरूप त्रिभुजों के 2 पेयर लेंगे। तो पहली बार कौन सा लें, देखो आप, BAP और B डैश A डैश P। तो यहाँ क्या लिखना है, अब करना है, उसके आगे क्या लिखना है, इसके लिए किरण आरेख से या चित्र से समरूप त्रिभुज BAP तथा B डैश A डैश P में, मैंने उस दिन भी बताया था, तो AB बटे A डैश B डैश करें, चाहे A डैश B डैश बटे AB करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया आपको AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू। अब ऐसा नहीं करना कि A डैश P करेंगे ना, जिसका अभिलंब यानी ऊपर BAP का अभिलंब है बटे B डैश A डैश P का अभिलंब, तो इसी त्रिभुज का आधार लेंगे। कितना आएगा बेटा, AP अपॉन A डैश P। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। इसी प्रकार समरूप त्रिभुज कौन सा है बेटा, देखो, देखें यहां पर, एक तो हमको दिख रहा है B डैश A डैश F और दूसरा दिख रहा है MNF। तो मैं पहले लिखूंगा MNF तथा B डैश A डैश F में। अब गलती मत करना, यहाँ अगर AB ऊपर लिखा है पहले यहाँ पर, तो अब की बार MN ही लिखा जाएगा, MN अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, अब इसका आधार कौन बनेगा बेटा, FN बटे इसका कौन बनेगा, A डैश F। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक। लेकिन आप देख रहे होंगे MN इज इक्वल टू AB होगा, जो ऊंचाई AB की है वही ऊंचाई MN की होगी। अतः AB बटे
ए डैश बी डैश इजिकल टू एफ एन बटे ए डैश एफ। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। और समीकरण 1 और 2 से क्या देखेंगे कि LHS बराबर है तो RHS के मान भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या आएगा, AP अपॉन ए डैश पी इज इक्वल टू एफ एन अपॉन ए डैश एफ। ठीक, अब हमको A से लेके P तक की वैल्यू मालूम है U है, और A डैश से लेकर के P तक की वैल्यू मालूम है V है, लेकिन F से लेके N की वैल्यू या A डैश से लेके F की वैल्यू मालूम नहीं है। तो बस मैंने आपको उस दिन जब बताया था कि प्रकाशिकी में जो दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं वो छोटे द्वारक के प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसा क्यों, वही लाइन अब हमको यहाँ पर लिखनी होती है। आप लिखेंगे लेकिन छोटे द्वारक के दर्पण के लिए क्या होगा, छोटे द्वारक का दर्पण होगा तो बिंदु M है वो यहां आ जाएगा, तो N कहां हो जाएगा, P के संपाती हो जाएगा। लेकिन छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बिंदु N कॉमा लगा देंगे, P के संपाती होगा, यानी दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु N यहाँ क्यों होगा, ये बिंदु N है वो बिंदु P के निकट भाग जाएगा। उस दिन भी मैंने आपको बताया था, यहाँ फिर बता देता हूँ, देख लो बताया था ना। अभी तो M यहाँ पर है तो ये बिंदु N यहाँ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे, मान लो अपन इसको इतना काट देंगे तो अब ये अभिलंब यहाँ खींचेगा, तो बिंदु N है वो बिंदु P की ओर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप इस वैल्यू को लगाएंगे। इस स्थिति में जो आपका Fn की वैल्यू है, Fn अप्रोक्सीमेटली किसके होगा, Fp, इसी के इक्वल होगा, ठीक है ना। यहां बीच में एक लाइन और बढ़ा देते हैं बेटा, A डैश F की जो वैल्यू है, चलो लास्ट में लगा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। A डैश F के स्थान पर हम लगा देंगे A डैश P माइनस के F P, बाद में कर लेंगे, कोई ठीक है, यहां तक सही है। इस प्रकार आप इस वैल्यू को यहां लगा लीजिए, कितना आएगा, AP बटे A डैश P इज इक्वल टू Fn की जगह हम क्या लिखना चाहेंगे, Fp बटे A डैश F। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, बाकी का इसके बाद में। अभी मैंने आपको बताया था A डैश F की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इस A डैश F के स्थान पर हम लिखेंगे A डैश P माइनस का Fp, ठीक है ना। मैं इधर से मिटा करके बेटा यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ दोबारा से। AP अपॉन A डैश P इज इक्वल टू Fp अपॉन A डैश F की वैल्यू कितनी आती है, देखो यहां से यहां तक A डैश P माइनस के Fp। A डैश F का जो मान है वो A डैश P में से Fp को घटा देंगे, उसके बराबर होगा। अब आप कहेंगे घटाया क्यों, मैंने पहले ही बता दिया था, आपके पास A डैश F की वैल्यू है ही नहीं है। इतना करने के बाद अब आप यहां लिखेंगे चिन्ह सहित मान रखने पर, मान रखने पर चिन्ह सहित आप मान लगाएंगे। चिन्ह में आपकी AP की वैल्यू कितनी है, U है, लेकिन कहाँ है, दर्पण के सामने है, इसीलिए कैसी लगाएंगे, माइनस का U। तो AP की वैल्यू माइनस का U है, ऐसे ही A डैश P की वैल्यू माइनस के V आ जाएगी इज इक्वल टू Fp। F से लेकर P तक की वैल्यू F है, लेकिन कैसा, माइनस का, ठीक है ना, ये माइनस का F है। A डैश P की वैल्यू कितनी है, माइनस के V माइनस, और Fp की वैल्यू कितनी है, माइनस का F। इसमें से माइनस कट गया, ये आ जाएगा आपका U बटे V इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह इसमें से भी कॉमन ले लें हम,
तो माइनस का एफ, चला रहने दो मत लो कॉमन, माइनस का वी और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का एफ। अब आप इनका तिर्यक गुणा कर सकते हैं तो ये आ जाएगा बेटा u ब्रैकेट माइनस के बी प्लस के एफ इज इक्वल टू माइनस के वी एफ। यू वी माइनस का यू वी प्लस के यू एफ इज इक्वल टू माइनस के वी एफ। एक काम कर सकते हैं आप इस टर्म को इधर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा माइनस के यू वी इज इक्वल टू माइनस के वी एफ और माइनस के यू एफ। माइनस चिन्ह कॉमन हो गया तो मैं क्या करूं, इसमें से यू बी इधर एफ कॉमन ले लें, v प्लस के u बच जाएगा, f का इधर भाग दे दो और u b का लगा दो इधर भाग, तो ये हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू, ध्यान रखें u b जब इधर भाग जाएगा तो इधर एक ही तो बचेगा तो उसके नीचे क्या आ जाएगा 1/f, ये आ जाएगा v/u b प्लस के u/u b। तो यहाँ से आएगा 1/f इज इक्वल टू v से b कट जाएगा 1/u प्लस 1/v। इसी को अपन चाहे आगे पीछे करके लिख दो, कैसे करके लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान रहे यह दर्पणों के लिए u, v तथा f में संबंध है, इसे हम दर्पण का समीकरण भी कहते हैं। और यहाँ चिन्ह किसका आता है बेटा, ये वाला प्लस का आता है, ठीक है ना। आप अगर इस तरीके से डेरिवेशन पूछा जाता है तो पूरा करके आएंगे तो आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। इस समीकरण पर न्यूमेरिकल भी हैं तो उनको हम बताएंगे। ध्यान ये रखा जाता है कि किसी भी समीकरण में न्यूमेरिकल के लिए जो वैल्यू दी होती हैं वो हमें चिन्ह सहित लगानी होती हैं और अज्ञात वैल्यू हमको चिन्ह सहित प्राप्त हो जाती है। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको याद करेंगे। और इससे आगे अब इसमें बचा है बेटा दर्पणों के उपयोग, वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जो भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी दिक्कत है आपको मैंने उस दिन एक नंबर बताया था इस लास्ट वीडियो में, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।